मैं जैसी भी मेरे से आडी बाकी तिरछी जैसी भी रोटियां बनती, मैं भाई को स्कूल भेजती और खुद घर का काम करती, मम्मी की देख रेख भी करती। मतलब इतनी बदनसीब बेटी थी कि मैं ये सोचती थी कि मेरी मम्मी बस चली जाए। भाई को भी संभाला, भाई को हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, माँ मेरी मरी है, तेरी नहीं मरी। जब तक तेरी बड़ी बहन जिंदा है तब तक माँ ही है। मेरे उस कजन ब्रदर ने मुझे 40-41 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हेलो जी, राम राम आप सभी को। मैं पूनम यादव रेवाड़ी से आज मैं जोश हरियाणा के ऊपर अपनी ज़िंदगी की कहानी लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हूँ और आज मैं ये सब चीज़ें बताऊँगी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव मैं कब से हुई, क्यों हुई और शुरू से मैंने क्या-क्या स्ट्रगल किए, मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या उतार-चढ़ाव रहे। तो उतार-चढ़ाव की अगर मैं बात करती हूँ तो बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। जब मैं 2.5 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और उनके एक्सपायर होने के बाद आप सभी जानते हो कि घर का जब मुखिया दुनिया छोड़ के चला जाए तो घर की कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाती है। घर की सारी जो भी व्यवस्था थी वो सब डगमगा गई थी। मम्मी मेरी तभी से बीमार रहने लग गई थी, बेड पे आ गई थी मम्मी धीरे-धीरे करके। उनकी तबीयत खराब रहते-रहते इतनी खराब हो गई कि वो बेड पे आ गई। बहुत छोटी थी मैं और मम्मी की उम्र भी बहुत ही कम थी। इस उम्र में अकेले सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे चाचा थे, मामा ने और चाचा ताऊ सबने सजेशन दिया कि भई कम उम्र है, इतनी कम उम्र में पूरी ज़िंदगी कैसे अकेले काट पाएगी। तो देसी भाषा में बोलते हैं कि चाचा की चूड़ी पहना दी थी। तो कुछ समय बाद फिर चाचा से भाई हुआ मुझे, जो मेरे से 8-9 साल छोटा है। और फिर जब मेरा भाई 3-4 साल का था तो मेरे चाचा भी एक्सपायर हो गए। रहे हम 2 बहन-भाई और मम्मी की फिर चाचा के जाने के बाद और भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। हम दोनों बहन-भाई स्कूल भी नहीं जा पाते थे क्योंकि मम्मी से बेड से उठा नहीं जाता था, मम्मी खाना भी नहीं बना पाती थी। फिर जैसे-तैसे करके भाई को हमने स्कूल भेजना शुरू करा, मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई तो। मैं जैसी भी मेरे से आडी बाकी तिरछी जैसी भी रोटियाँ बनती, मैं भाई को स्कूल भेजती और खुद घर का काम करती, मम्मी की देख-रेख भी करती। यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं जब स्कूल जाया करती थी तो सभी टीचर्स को पता था कि इतनी मजबूर है कि नहीं आ सकती स्कूल, पापा नहीं है, मम्मी बेड पे हैं। तो मुझे नोट्स वगैरह सब घर पे मिल जाया करते थे और भाई भी मेरे स्कूल में ही जाया करता था। टीचर्स मम्मी जब बेड पे होती, हॉस्पिटलाइज़ हो जाया करती थी, तो टीचर्स भी घर पे पूछने आते मम्मी की तबीयत। तो वो देखते कि मैं कैसे आडी बाकी तिरछी रोटियाँ बना रही होती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट करा, मतलब स्कूल गोइंग थी तब से ही 5th-6th से ही टीचर सभी इतना घर तक इन्वॉल्व थे कि सभी को पता था इसकी सिचुएशन कैसी है। वो मतलब उनकी भी आँखें भर आती थी जब वो मम्मी से मिलने आते और मुझे इस तरह से देखते कि गैस भी उस टाइम पे नहीं थी, आर्थिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फादर चले गए तो आर्थिक कंडीशन तो कहाँ से ही अच्छी होगी। चूल्हे में से रोटियाँ बना के देखते तो बड़ी उनको भी ये होता था कि भई बच्ची की ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स वो मुझे कॉपी करा के घर पे भिजवा दिया करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, आप घर पे रह के पढ़ो। 12th तक की स्टडी मेरी ऐसे ही कभी घर, कभी स्कूल ऐसे करके चली। ग्रेजुएशन में जब मैं आई तो मेरी शादी हो गई थी और शादी क्या शादी हुई मेरी लव मैरिज। मेरी दूर की रिश्तेदारी में पड़ते थे। उस शादी को लेके भी काफ़ी बवाल हुआ। मतलब रिश्तेदारी में थे तो अड़ोसी-पड़ोसी, चाचा-ताऊ सबको काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ। लेकिन ससुराल पक्ष मेरा इतना अच्छा था कि मेरी ज़िंदगी सुधरती चली गई। सबने मुझे इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया। हस्बैंड मेरी मम्मी को और भाई को अपने साथ ही ले आए। साथ ना लेके आते तो मुझे मायके रहना पड़ता, मैं ससुराल नहीं सँभाल पाती। तो फिर भाई और मम्मी मेरे साथ ही रहने लग गए थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको अपने साथ रखा। मम्मी इतनी चिड़चिड़ी थी, बीमारी की वजह से दिक्कत भी बहुत रहती थी। उनको बर्दाश्त करना, मतलब मैं खुद उनकी बेटी थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इतनी लंबी बीमारी में थी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा उनके साथ एडजस्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से ही। और मामा जी मेरे अब इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले मैं अपने मामा जी का कहना चाहूँगी कि हस्बैंड ने तो सँभाला ही, लेकिन जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तब से मेरे मामा ने हमें बहुत ही ज़्यादा सँभाला और वो भी
अब इस दुनिया में नहीं है। कोविड के टाइम पे वो भी एक्सपायर हो गई। स्ट्रगल एक अलग चीज है, लेकिन मुझे कभी बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। वो इतने अच्छे थे कि मैं फोन करती, मेरा फोन कटता तो वो मुझे हाजिर मिलते थे। बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा अब नहीं इस दुनिया में। जब तक वो थे मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। उनके जाने के बाद जैसे अब मामा की तरफ भी कोई नहीं है, मायके में भी सब बिखर सा गया था। तभी मुझे रियलाइज हुआ सही मायने में कि बाप का प्यार क्या होता है। पापा गए तो मुझे यही नहीं पता था कि पापा बोलना ही नहीं सीखा था मैंने। लेकिन जब मामा गए तो मुझे समझ आया कि अब सच में मैं अनाथ हो गई। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा संभाला। मेरी लव मैरिज को सपोर्ट करना, मेरी शादी करवाना, अड़ोसी पड़ोसी सब खिलाफ थे। उन्होंने अकेले खड़े रह के मेरी शादी करवाई। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पति की कि सब सबसे इतना लड़के वो शादी करी और उन्होंने उस शादी को इतना सफल बनाया कि मेरे भाई को और मेरी माँ को इतना अच्छे तरीके से संभाला। मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई सब उन्होंने करवाई। कहते हैं बहुत मुश्किल होती हैं ये चीजें कि मायका जब ससुराल में आके रहने लगी तो ससुराल वालों के लिए बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि मेरी ननद सास ससुर कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरी माँ और मेरा भाई। मेरे हस्बैंड ने अपना खुद का बिजनेस किया। लगभग 30-35 लाख रुपए लगाए। और जब मम्मी लास्ट स्टेज पे थी, मेरी मम्मी दुर्लभ जी लगभग 45 दिन एडमिट रही, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। सर्जरी हुई थी उनकी, इस दौरान वो एक्सपायर हो गई। जो भी हमारे पास सेविंग थी वो सब मम्मी की बीमारी में लग गया था। तो बिजनेस भी यहाँ तक कि हमें बंद करना पड़ा। और हस्बैंड प्राइवेट जॉब करने लग गए। अच्छी खासी जॉब कर रहे थे वो। मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मम्मी बीमार थी, उनको तो जाना ही था। इतनी ज्यादा बीमार थी कि कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि माँ बाप छोड़ के चला जाए। लेकिन मेरी मम्मी की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मैं मतलब इतनी बदनसीब बेटी थी कि मैं ये सोचती थी कि मेरी मम्मी बस चली जाए। 3 दिन पहले हमें ये पता लग गया था कि मम्मी सिर्फ 2 दिन की है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि किसी भी टाइम इनकी सांस बंद हो सकती है। उसी टाइम से आमतौर पे बच्चों का क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि माँ चली जाएगी, इमोशनल होना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जब से ये पता चला कि मेरी माँ सिर्फ 2-3 दिन की है, तो मैं ये सोच रही थी कि पूरी जिंदगी तो लड़ाई लड़ी है। अब मम्मी के जाने के बाद भाई की नई नई शादी हुई थी। 17-18 साल की उम्र में भाई की शादी हो गई मम्मी की बीमारी को लेके ही। कैसे बच्चों को अकेला घर में छोड़ दूंगी, आगे भाई को कैसे संभालूंगी, घर को कैसे संभालूंगी। और फिर मम्मी 2 दिन बाद एक्सपायर हो गई। भाई बहुत ही ज्यादा अटैच था मम्मी से। मैं समझदार लगा लो या फिर चीजों से लड़ते लड़ते, वो कहते हैं ना, बचपन में ही बड़ी हो गई, बचपन में ही समझदार हो गई थी। भाई को भी संभाला, भाई को हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, माँ मेरी मरी है, तेरी नहीं मरी। जब तक तेरी बड़ी बहन जिंदा है तब तक माँ ही है। अनाथ मैं हुई हूँ तो उस दिन अनाथ होगा जिस दिन मैं चली जाऊंगी। और फिर मैंने अपने भाई को अपने पास ही रखा, घर पे नहीं भेजा, उसकी वाइफ को और उसको। भाभी भी मतलब रिश्तों में जो नहीं रहे उनका तो क्या कहूँ, लेकिन जो मेरे पास थे, जो नए रिश्ते मिले वो भी बहुत ही अच्छे मिले। भाभी भी मेरी इतनी अच्छी मिली कि 6 साल हम लोग साथ रहे। ननद भाभी का रिश्ता कम और दोस्ती का ज्यादा था। बहुत कोऑपरेट किया उसने मुझे और अभी भी बहुत ही कोऑपरेट करती है। शादी के बाद मुझे लगा कि जैसे घर की जिम्मेदारी भी एक तरफ से मैं जैसे बिल्कुल फ्री हो गई। 2-3 साल मैंने भाई भाभी को उनकी शादी के बाद भी अपने साथ रखा। जैसे लगा कि मैच्योर हो रहे हैं, अब इनको छोड़ना चाहिए इनके हाल पे, तो उनको भी मैंने घर पे भेज दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भतीजा हो गया, भाई का घर बस गया। हमने भी कुछ सेविंग करी थी तो सोचा कि अपना छोटा सा एक आशियाना ले लेते हैं। रेवाड़ी रहते रहते 13-14 साल हो गए थे। सेविंग इकट्ठी करी, कुछ ज्वेलरी थी, कुछ पैसे थे।
रेंट पे रह रहे थे तो सोचा कि घर तो खुद का होना ही चाहिए। खुद का घर ले लिया मैंने रेवाड़ी में ही। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे मामा जी थे, जो बिल्कुल पापा की तरह ही थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उन्हीं से पूछ के मैं सारी चीज़ें करती थी। उनके जाने के बाद मेरे नॉन टू थे, जिनके ऊपर मामा के बाद उन्हीं के ऊपर ही मतलब मुझे भरोसा था कि उनकी सलाह लेके मैं सारे काम किया करती थी। तो उनकी सलाह से ही मैंने घर परचेज़ किया, और वो घर परचेज़ करने में मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई, जो मैंने 14 साल में कमाया था, ज्वेलरी, पैसा सब मैंने उस घर में इन्वेस्ट कर दिया। और उस घर के लेने में मैं क्या बताऊँ, इतनी लंबी कहानी हो जाएगी कि मैं बता भी नहीं पाऊँगी सब कुछ तो। मेरे उस कज़न ब्रदर ने मुझे 40-41 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जो इतना विश्वास लायक था, जिसे पूछे बिना हम घर में कुछ भी नहीं करते थे। जब भी कोई भी फैसला लेना होता था, तो हम उनसे पूछ के किया करते थे कि एक से भले दो, कि भाई को दुनियादारी का ज्ञान है, अच्छी सलाह देंगे। कोऑपरेट भी बहुत किया शुरू से, लेकिन अब सोचती हूँ कि शायद वो विश्वास उन्होंने इसलिए बनाया था कि एक दिन जब ऐसे मौका लगेगा ना, तो सब कुछ साफ कर देगा। मतलब 16-17 साल का रिश्ता मायने रखता है। मतलब साइंटिफिक तौर पे कहते हैं कि 7 साल जब हम किसी रिश्ते को दे देते हैं ना, तो वो रिश्ता अपने आप में दूध के रिश्ते से भी बहुत ऊपर आ जाता है, खून का और दूध का। मतलब बहुत ही विश्वास का रिश्ता हो जाता है, और उसी विश्वास की बुनियाद पे मैंने सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया, और उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई खत्म कर दी। मम्मी की बीमारी में भी नहीं टूटी, मुझे पता था बीमार हैं, एक दिन जाना है। पापा आ गए तो मुझे पता ही नहीं था कि अब कैसे सँभालना है, माँ ने सँभाला, जैसे-तैसे करके सँभल गए। लेकिन ये जो टाइम था, इसमें हस्बैंड, वाइफ, मेरी ससुराल की फैमिली जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया, सब मेरे खिलाफ हो गए। क्योंकि उनको लगा कि मेरा कज़न है, मेरी वज़ह से सब कुछ खराब हो गया, मेरी वज़ह से हमारी इतनी साल की मेहनत थी वो सब खराब हो गई। घर में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतनी बहस, डिप्रेशन। मतलब आप सोचो कि जब 2 रुपए भी कहीं गिर जाते हैं, हम उनको इस्तेमाल कर लें तो दुःख नहीं होता, कुछ खा लिया, पहन लिया। लेकिन जब गुम हो जाते हैं ना, तो जब तक वो ना मिले हमें बर्दाश्त नहीं होता। और 40-41 लाख रुपए कोई छोटी बात नहीं होती। मर भी नहीं सकते थे और जी भी नहीं पा रहे थे, इस तरह की कंडीशन थी। हस्बैंड मुझे कोसते, मैं उनको कोसती। मैंने अपना मायका उठा के ससुराल में रख लिया, तब हस्बैंड को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ससुराल वालों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बात के ऊपर ज़िंदगी में पहली बार मेरे घर में इतना बवाल मचा कि हम हस्बैंड वाइफ अलग भी हो जाए तो भी कोई ताज्जुब नहीं, या हम दोनों में से कोई एक सुसाइड कर ले। बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा घर का माहौल खराब हो गया था। बस सोचती कि कैसे ये सब वापस पाया जाए। मतलब और फिर वहां तक भी वो चीज नहीं थी, पैसे खा लिए। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि जिसके घर में बहन बेटियां होती है ना, वो दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। जिस आदमी ने मुझे धर्म की बहन बनाया, 17 साल का रिश्ता था, उस आदमी ने पैसे खाए तो खाए, ऊपर से इतने गंदे लांछन लगाए कि वो पैसे खाने से ज्यादा दुख मुझे वो लांछन सुन के होता है जो वो बंदा अपने मुंह से बोलता है। जिसके घर में 2-2 बहुएं, 2-2 बेटियां हैं, वो आदमी ये चीज किसी की बहन बेटी के लिए बोल रहा है, जिसको वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता था, जिसकी कलाई पे मैंने कभी राखी बांधी। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था कि ये दूसरा है। उस आदमी ने इस तरह की हरकतें करी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वो 17-18 साल का प्यार कहाँ गया कि अब इतने गंदे शब्द उस आदमी ने मेरे लिए इस्तेमाल करे। ये भी नहीं सोचा कि जिंदगी रही तो कभी दोबारा फिर हाय हेलो होगी, कभी मिलेंगे तो क्या इस बहन से तू उस नजर से मिल पाएगा जैसे शब्द तू इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत मुश्किल थी सारी चीजें। पैसे का पैसा चला गया, इज्जत की इज्जत खराब हो रही थी। पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हस्बैंड भी सब चीजें सुन सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे कि तूने सब कुछ खो दिया और अब इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। बच्चा भी था, जब पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी तो उस पैसे के लिए मर भी नहीं सकती थी। फिर बस सोशल मीडिया आया दिमाग में, रील्स देखती, हंसती,
जैसे लोग कहते हैं ना कपिल शर्मा का शो देख के कि मरे हुए में जान आ जाती है, तो ऐसे रील्स देखते देखते हंस लेती थी। तो बस अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना जब इन रील्स से मुझे इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी जिंदगी में भी ये सब चीजें लेके आऊं। फिर बस अकाउंट बनाया मैंने इंस्टाग्राम पे, हस्बैंड को भी जैसे तैसे करके कन्वेंस करा। रोक टोक वाले तो थे ही नहीं, पर जो माहौल चल रहा था वो बहुत ही गर्मा गर्मी का था। पर फिर भी हिम्मत करके कि कोई बात नहीं, जब इतनी बार शुरुआत करी है, बचपन में ही अनाथ हो गई, उस चीज से हार नहीं मानी। तो एक बंदा सब कमाया खा के चला गया तो क्या जिंदगी में हार मान लेगी। फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, रील्स वगैरह बनानी शुरू करी। और उन रील्स का भी पता है क्या हुआ, लोग कहने लगे कि इसका कुछ नहीं डूबा। सोशल मीडिया पे रील्स अपलोड करती, डांस करती, कॉमेडी की वीडियोस डालती, तो लोगों के वापस रिस्पॉन्स क्या थे कि इसका कोई पैसा नहीं गया। अगर इसका इतना पैसा चला जाता तो क्या ये ऐसे नाचती, ये ऐसे रील्स बनाती? अरे भाई मैं मर जाऊंगी तब सब लोग मान लेंगे कि हाँ भाई इसका तो इतना पैसा डूब गया था, इसका इतना लॉस हो गया था, बेचारी मर गई। मतलब जीते जी मैं ये बात साबित नहीं कर सकती कि मेरा इतना सब कुछ डूब गया। आप मर के दिखाओ लोगों को, तब लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ था। और भगवान की दया से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मजाक मजाक में वो चीजें मैंने डालनी शुरू करी और मेरी रील्स वायरल होना शुरू हो गई। अर्निंग चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन अंदर से एक इतनी अच्छी खुशी थी कि डिप्रेशन बिना दवाइयों के इतना कम होने लग गया था कि हंसते हंसाते हस्बैंड को भी बहुत रिलैक्स मिलने लग गया और चीजें ठीक होने लग गई। पैसा वापस नहीं आया, बोले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आ सकते और ना उनके पास वापस लौट के जा सकते, वो अपने शब्द लेना भी चाहे तो वापस। अब मैं यही कहूंगी कि लोग कहते हैं ना कि करा हुआ वापस जरूर आके मिलता है, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। अभी मैं किसी से ये नहीं कहना चाहूंगी कि मेरा ये खा लिया वो खा लिया, जितना पता है सबको पता है। तो सोशल तौर पे ये बात बहुत ही ज्यादा उछली थी, मायके ससुराल गांव में हर जगह, रिटर्न में भी बहुत सारी चीजें थी। अब तो कर्म धर्म वाली बात है कि अगर कहीं कर्म धर्म है तो उसकी करनी उसके हाथ और मेरी जो करनी है वो मेरे हाथ है। पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि मुझे ये जो लॉस था ये बहुत अच्छी चीज सिखा के गया, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता दे गया और रिश्तों का मतलब भी समझा के गया कि कोई धर्म के रिश्ते कुछ नहीं होते। लोग पता नहीं कहाँ किस जगह ठोकर मार के चले जाएं। हर किसी के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि कई बार खून के और दूध के भी काम नहीं आते और धर्म के रिश्ते काम आ जाते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरा जो विश्वास है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया इन चीजों को लेके कि मेरे 17 साल के रिश्ते में ये सब चीजें हुई। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उसका कि उसने मुझे एक नई जिंदगी जीनी सिखा दी। पैसे से नहीं मरी मैं, और अब वो हिम्मत आ गई कि मैं दोबारा करके दिखाऊंगी, जो खोया है उससे ज्यादा पाके दिखाऊंगी। और बस सबसे यही है कि आप सब लोग जो जो मुझे देख रहे हो, जो जो मुझे सुन रहे हो, दिल से सभी सपोर्ट करना।